गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपसे कोरल रीफ, उनके प्रकार, निर्माण और आर्थिक महत्व के बारे में बात करेंगे। कोरल्स सिलेंड्रेटा के जंतु हैं और बहुत शानदार जो है ये कोरल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। वैरायटी जो है यहाँ डिफरेंट कलर्स के देखने को मिलते हैं, डिफरेंट शेप में मिल रही है। वेरियस अट्रैक्टिव कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। बहुत खूबसूरत खूबसूरत कोरल्स हमें देखने को मिलते हैं। इन कोरल्स या कोरल रीफ का मतलब क्या है, हम यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि व्हाट इज द कोरल रीफ। कोरल्स को हम प्रवाल कहते हैं और कोरल रीफ को हम प्रवाल भित्ति। तो प्रवाल निवाहों का परिमाण पॉलिप के मुकुलन द्वारा लगातार बढ़ता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, पॉलिप के बडिंग से इनकी साइज जो है वो बढ़ती चली जाती है और ये बहुधा बड़े बड़े पिंडों का रूप धारण कर लेते हैं जिन्हें कोरल रीफ कहते हैं। यहाँ पर टी वॉलेंड वॉगन 1917 के अनुसार एक प्रवाल भित्ति चूने के पत्थर का एक ऐसा कटक या रिज या टीला होता है जिसकी ऊपरी सतह पर समुद्र की सतह के निकट होती है, जिसकी ऊपरी सतह समुद्र की सतह के निकट होती है और जिसका निर्माण प्रवाल पालियों द्वारा स्रावित कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। यद्यपि प्रवाल भित्तियों का निर्माण मुख्य रूप से मैड्रिपोरेरिया गण के पथरीले प्रवाल द्वारा होता है, तथापि हाइड्रोकोरेलाइन एल्सायोनेरिया भी इनके निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। कोलेराइन शैवाल और फोरामिनीफेरा प्रोटोजोआ भी प्रवाल भित्तियों के निर्माण में भाग लेते हैं। ये यहाँ पर जो सब बातें यहाँ अंग्रेजी में लिखी हुई हैं और हम यहाँ हिंदी में बात करें कि एल्गी एंड फोरामिनीफेरस प्रोटोजोन्स आल्सो टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ। हम यहाँ पर कहते हैं कि भित्ति या रीफ बनाने वाले द रीफ बिल्डिंग कोरल्स रिक्वायर वार्म शैलो वाटर। तो रीफ बनाने वाले प्रवाल छिछले और गर्म पानी लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर समुद्रों में भित्ति बनाती हैं। यही कारण है कि ये प्रवाल केवल इंडो पैसिफिक, पश्चिमी केंद्रीय पैसिफिक तथा बरमूडा के उत्तर में कैरेबियन प्रदेशों तक ही सीमित हैं। फ्लोरिडा कीज के साथ साथ पश्चिमी द्वीपों में प्रवालों की 50 भित्ति निर्माण, about 50 species of coral contributes in the formation of reef along with Florida keys and in West Indies। ये कोरल रीफ होती हैं और ये इनका प्रकार होता है। ये शानदार शानदार तरह की कोरल रीफ आपको देखने को मिल रही है। इनके प्रकार कितने हैं, कोरल रीफ के काइंड्स कितने हैं? दरअसल में प्रवाल भित्तियों का निर्माण के अनुसार ये 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर ये पहला प्रकार आपको देखने को मिलेगा, ये दूसरा प्रकार देखने को मिलेगा, ये तीसरा प्रकार देखने को मिलेगा। दरअसल में देखिए आप, ये समुद्र का सतह है, यहाँ एक लाइन खींची हुई है जिसे सी लेवल बोला जा रहा है और इस सी लेवल से यहाँ मान लीजिए कोई वोल्केनो आया तो ये वोल्केनो यहाँ तक चला गया और सी लेवल को दो भागों में विभाजित कर दिया। यहाँ पर इसका मार्ग इंटेंसिटी इतनी नहीं है, वो सी लेवल के थोड़ा सा ऊपर है और ये केस जो है वो सी लेवल तक नहीं पहुंचा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो ये एरिया देखने को मिलता है, इनमें ये साइड में जो जगह बची, ये यहाँ पर जो है बीच में भी जगह बच गई। ये दरअसल में ये चीजें जो है ये इनका नाम लैगून कहलाती है। पहले तो हम टाइप की बात करते हैं।
सबसे पहला है फ्रिंजिंग रीफ। तो फ्रिंजिंग रीफ में क्या है वो हम बताते हैं आपको कि ये प्रवाल भित्तियां जो किसी ज्वालामुखी द्वीप या किसी महाद्वीप के तटों के निकट होती हैं। ज्वालामुखी द्वीप और किसी महाद्वीप के तटों के निकट होती है तो फ्रिंजिंग रीफ कहलाती है, अगर ऐसा है तो। और यहाँ पर हम कहते हैं कि वोल्केनोज जो होते हैं उनकी वजह से एक फ्रिंजिंग रीफ तट से लगभग 400 मीटर दूर तक समुद्र में फैली होती है और प्रवाल वृद्धि का अत्यंत सक्रिय भाग समुद्र की ओर होता है। तो समुद्र की ओर होने वाले इस भाग को इसका एज या फ्रंट या तट कहते हैं। समुद्र तट एवं झालरदार या फ्रिंजिंग रीफ के बीच 50 से 100 मीटर चौड़ा उथले जल का चैनल होता है। निम्न ज्वार के समय जब चैनल का जल पीछे हटता है तो समुद्र की तली की चपटी सतह दिखाई देने लगती है और जिसे रीफ फ्लैट कहते हैं। यह भित्ति मुख्यतया प्रवाल, बालू, मिट्टी, मृत और जीवित प्रवाल निवहों या अन्य जंतुओं की बनी होती है। तो ये तो हो गई आपकी बात फ्रिंजिंग रीफ की। यहाँ पर देखिएगा आप फ्रिंजिंग रीफ, ये क्या वोल्केनो है? ये फोर रीफ है और ये कोरल रीफ जो है ये देखने को मिल रही है। अब इसमें क्या हुआ, ये रीफ फ्लैट हो गई, इसमें वोल्केनो आया तो ये इसको दो भागों में विभक्त कर दिया और वो समुद्र तल से दूर है थोड़ा। अब ऐसी स्थिति में जो हमें देखने को मिल रहा है, बीच में आइलैंड बन गया या वोल्केनो का ये हो गया और ये जो बैरियर बन रहा है एक छोटी सी रिज बन रही है जिसे रीफ फ्लैट कहते हैं, इधर कोरल रीफ कहते हैं। यहाँ पर ये जो है उपस्थित है, बाहर इसके बाहर समुद्र है। तो ऐसी स्थिति में ये कि रेंज बन गई और इसको हम लैगून या फ्लैट बोल रहे हैं, ये वाली स्थिति। और इसमें भी इस तरह से ये लैगून बोल रहे हैं और इसमें भी ये इस तरह से ये लैगून बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखें इस तरह के तट को या इस तरह के रीफ को, इसको बैरियर रीफ कहते हैं। अभी देखते हैं इसके अंदर दूसरी बात क्या है। दूसरा है आपका यहाँ पे बैरियर रीफ। तो बैरियर रीफ में क्या लिखा है, बैरियर रीफ भी झालर मतलब फ्रिंजिंग रीफ की भांति ही होती है परंतु तट से कुछ दूरी पर होती है। बैरियर रीफ को मुख्य भूमि से पृथक करने वाले जल की चौड़ाई लगभग 800 मीटर से 16 किलोमीटर तक हो सकती है, जिसे लैगून कहते हैं। पहले वाले में लैगून जो है वो फ्लैट देखने को मिल रहा है, अब यहाँ पे जो है लैगून आपको देखने को मिल रहा है, वो चौड़ी फ्रिंज टाइप में हो जाती है। तो यहाँ पर कितना है ये, जिसे लैगून कहते हैं, 800 मीटर से 16 किलोमीटर तक हो सकती है, जिसे लैगून कहते हैं। और ये 20 से 100 मीटर तक गहरा होता है तथा इसमें जलयान चल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ इसी प्रकार की भित्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है जो लगभग 2000 किलोमीटर लंबी है और तट से कम 150 किलोमीटर दूर तक फैली है। ये दूसरी प्रकार की। अब तीसरी है कोरल अटॉल या कोरल अटॉल कोरल या अटॉल को प्रवाल कोरल या कोरल आइलैंड या लैगून आइलैंड भी कहते हैं। इसको कई सारे नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। और यह एक वृत्त या घोड़े की नाल के आकार की भित्ति होती है जो एक द्वीप के चारों ओर में होकर लैगून के चारों ओर बन जाती है। लैगून कुछ किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक चौड़ा होता है।
और ये चारों ओर से पूर्णतः बंद या कहीं कहीं पर जल मार्गों द्वारा टूटी हो सकती है, जिनमें से कुछ में जलयान चलाए जा सकते हैं और ये इस मिट्टी का बाहरी सिरा समुद्र की तली पर धीरे धीरे ढालू होता है। ये बात होती है एटॉल कोरल की। परमाणु और हाइड्रोजन बम के परीक्षण के लिए विख्यात बिकॉइन नामक एटॉल पैसिफिक महासागर में स्थित है। ये एटॉल बिकॉइन इज द फेमस फॉर द एटॉमिक एंड द हाइड्रोजन बॉम्ब्स टेस्ट लाइज इन द पैसिफिक ओशियन। ये तो बात हो गई। और फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ की बात करते हैं, बनती कैसे है। इसके लिए दो सिद्धांत दिए हुए हैं, सब्सिडरी थ्योरी ऑफ डार्विन और ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी ऑफ डेली। प्रवाल भित्तियों के बनने के विषय में अनेक सिद्धांत बताए गए हैं, किंतु कोई भी सिद्धांत पूर्णतः संतोषजनक नहीं है। इनमें से दो सिद्धांत कुछ अधिक तर्कसंगत और महत्व के प्रतीक होते हैं। नंबर एक है सब्सिडेंस थ्योरी ऑफ डार्विन। तो डार्विन का निमग्न सिद्धांत, यह सिद्धांत 1831 में डार्विन ने दिया था और इसके अनुसार सबसे पहले एक द्वीप के ढालू तट पर झालर भित्ति का निर्माण हुआ और समुद्र की तली में बैठ जाने से प्रवाल पर तथा बाहर वृद्धि करने लगे और इस प्रकार झालर भित्ति बैरियर भित्ति में बदल गई। इसके पश्चात द्वीप के धीरे धीरे डूबने और अंत में द्वीप अदृश्य हो जाने पर केंद्रीय लैगून सहित एटॉल बन गया और समय के साथ इस पर वनस्पति उग गई। ये पहली बात कहते हैं। इन टाइम इट एक्वायर्ड द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। दूसरी कहते हैं डाले का हिमशैल नियंत्रण सिद्धांत। डाले द्वारा प्रस्तुत किए गए एक अन्य सिद्धांत के अनुसार हिमशैल निर्माण के लिए जल पीछे जाने लगा और जिसके महासागर का जल स्तर नीचे हो गया। इसके फलस्वरूप लहरों की क्रिया से कटे हुए अनेक चपटे मंच बाहर दिखाई देने लगे और जब हिमशैल पिघले और तापमान अनुकूल हुआ तो प्रवाल इन मंचों पर उगने लगे और इस प्रकार समुद्र के जल के स्तर से भी ऊंचे उठते गए। अधिकांश भित्तियां 10 से 200 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से वृद्धि करती हैं और वर्तमान में मिलने वाली भित्तियां में सबसे अधिक 15,000 से 30,000 वर्षों में बनी है। अब हम बात करते हैं कि इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अति प्राचीन भौगोलिक काल के प्रवालों ने पेट्रोलियम इकट्ठा होने के अत्यंत अनुकूल स्थानों पर भित्ति संरचनाओं का निर्माण किया। अतः प्रवाल भित्तियां तेल उद्योग के लिए अति महत्वपूर्ण है और प्रवालों की एक बड़ी मात्रा प्रतिवर्ष अलौकिक व्यापार हेतु दूर दूर भेजी जाती है। प्रवाल भित्तियां बहुत से पौधों और जंतु जैसे स्पंज, मोलस्क, इकाइनोडर्म, मछलियां इत्यादि के लिए रहने का आवास बनाती हैं। कुछ प्रवाल भित्तियां तो मनुष्य द्वारा भी आवास के लिए प्रयुक्त की जाती हैं और इनके अलंकारिक प्रयोग के कारण कुछ प्रवाल अत्यंत मूल्यवान होते हैं। जैसे यहाँ पे कहें कोरेलम रूब्रम को भारत और चीन में मूल्यवान एवं भाग्यवान पत्थर समझा जाता है। दक्षिण भारत में लाल प्रवाल और पाइप प्रवाल को औषधि की कुछ देशज या देशी तंत्र की भांति काम करते हैं। ओराइटीज जाति के प्रवाल कंकाल के विखंडों को भवन निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। तो प्रवाल कंकालों में कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट होने के कारण चूना, मोर्टार और सीमेंट बनाने के लिए कच्ची सामग्री प्रयोग किया जाता है। प्रवाल कंकाल समुद्र तट के निकट ऐसे रिज बनाने में सहायक होते हैं जहां प्राकृतिक बांध बैरियर्स की भांति तट कटाव तथा चक्रवाती तूफानों साइक्लोनिक स्टॉर्म्स के से तट की रक्षा होती है। व्यापारिक महत्व की मछलियों के लिए प्रवाल भित्तियां एक अच्छे पोषण स्थल का कार्य करती हैं। प्रवाल भित्ति की मछलियां अन्य मछलियों की अपेक्षा विविध आकर्षक रंगों की
होती है। तो reef fishes of varieties are more colorful than the others. So this is all about the coral reefs. Thank you very much.